वो स्टार्ट करेंगे फंक्शन से, ठीक है। देखो फंक्शन में क्या होगा कि हमारे पास सबसे पहले दो सेट होने चाहिए, ठीक है। फंक्शन बनाने के लिए दो सेट होगा और उन दोनों सेट के बीच में एक रिलेशन एस्टैब्लिश करेंगे। वो रिलेशन अपने आप में एक यूनिक होगा, ठीक है। लेट ए एंड बी आर टू सेट्स, देन f is a function from a to b, या फिर ऐसे लिखो, a function from a to b is a rule which associates every element of set A to an element of set B, ठीक है। ये हो जाएगा। फंक्शन का काम सिर्फ इतना है कि हमारे पास एक सेट ए दिया गया है, एक दूसरा सेट बी दिया गया है, तो ए से एलिमेंट चूज करेंगे, ठीक है, और उसको एसोसिएट कर देंगे बी के किसी एलिमेंट के साथ, इस तरह से। ओके, और लिख लो डेफिनेशन को। अब जो एसोसिएशन करेंगे वो थोड़ा सा यूनिक तरीके से होगा। क्या क्या रूल को ध्यान में रखना है? पहला पहला जो रूल होगा वो ध्यान रखना कि एवरी एलिमेंट ऑफ set A is associated with some element of set B, ये होगा। दूसरा चीज ध्यान रखेंगे, यहाँ पर ऐसा नहीं होगा कि एक एलिमेंट दो सेट सेट ए का एक एलिमेंट लिए और वो सेट बी के दो एलिमेंट के साथ कनेक्ट हो जाए, वो नहीं हो सकता है। देयर इज नो सच एलिमेंट विच element of set A which associates with two element of set B, ठीक है। ये एक हो जाएगा। ये दो ही रूल को बस ध्यान में रखना है। तो देखो डायग्राम से अगर समझ लें तो कुछ इस तरह से होना चाहिए। ये रहा सेट ए, ये रहा सेट बी, इसमें मान लो 1 2 3 4 ऐसे कनेक्ट किए, इसमें अल्फा बीटा गामा मान लो ऐसे कनेक्ट हुआ है, ठीक है। तो 1 अल्फा से कनेक्ट हो सकता है, 2 बीटा से हो सकता है, 3 गामा के साथ हो सकता है। अब देखो पहले ही बोल रहे हैं कि सेट ए का हर एक एलिमेंट किसी ना किसी के साथ एसोसिएट होना चाहिए। तो यहाँ से पॉसिबल है कि ये 4 इन तीनों में से के साथ, तीनों में से किसी के साथ भी एसोसिएट हो जाए। सपोज करो इस 3 को हम बीटा के साथ कनेक्ट कर दिए, ठीक है। तो ये एक वैलिड ये वैलिड है, इट इज ए फंक्शन, ठीक है। लेकिन अगर इसी जगह कुछ इस तरह से रहता, जैसे 1 2 3 4 5 कुछ इस तरह से रहता है। मान लो 1 को 3 से कनेक्ट कर, 2 सॉरी 1 को 4 से कर दिए और 2 को 5 से कर दिए, लेकिन 3 को हम किसी से कनेक्ट नहीं कर रहे हैं, तब उस केस में ये फंक्शन नहीं बनता, ठीक है। तो ये पहला रूल ध्यान में रखना है। और दूसरा चीज क्या होगा, दूसरे वाले केस में हम ये कह रहे हैं कि एक एलिमेंट हम सेट ए से ले रहे थे, दूसरा एलिमेंट सेट बी से ले रहे थे। मान लो यहाँ पर 1 है, 2 है, 3 है, यहाँ पर अल्फा बीटा गामा है, इस तरह से दिया हुआ है।
तो यहाँ देखो 1 जो है अल्फा से भी कनेक्ट करा दिए और 1 को फिर मान लो बीटा के साथ भी ऐड कर दिए, ठीक है? तो फिर इसमें क्या होगा कि ये पॉसिबल नहीं है कि एक ही एलिमेंट 2 लोगों के साथ इस तरह से कनेक्ट नहीं हो सकता है, पॉसिबल ही नहीं रहेगा, ठीक है? तो इस तरह से ये केस फंक्शन नहीं बनेगा, फिर एक ये वाला केस फंक्शन नहीं बनेगा, ठीक है? तो कुछ केसेस हम यहाँ पर लिख रहे हैं, तुम लोग एक बार चेक करो कि किसमें फंक्शन होगा, किसमें नहीं होगा। 1 2 3 4 अल्फा बीटा गामा डेल्टा। चलो बताओ दोनों में से कौन सा फंक्शन है, कौन सा नहीं है? नहीं, दोनों ठीक से देखो, ठीक से देखो। ये सेट ए हो गया, ये बी हो गया। सेकंड वाला नहीं होगा, क्योंकि देखो यहाँ 3 जो है वो किसी के साथ कनेक्ट नहीं हुआ है, तो हम बोलेंगे कि ये फंक्शन नहीं बनेगा। जबकि यहाँ पर दिख रहे हैं कि हर एलिमेंट किसी ना किसी के साथ तो कनेक्ट है, और ऐसा बिल्कुल नहीं है कि एक एलिमेंट 2 के साथ कनेक्ट हुआ है, एक एलिमेंट एक ही के साथ कनेक्ट हुआ है, तो ये भी एक फंक्शन बनेगा, ठीक है? तो मत बस इस चीज़ को ध्यान में रखना है कि एक पॉइंट जो है वो 2 के साथ कनेक्ट नहीं हो सकता है, लेकिन हमारे 2 पॉइंट जो हैं वो एक के साथ इस तरह से कनेक्ट हो जाएंगे। ओके, तो देखो अब यहाँ पर जो हम लोग लिख रहे थे सेट ए और सेट बी, इसको क्या कहा जाता है, कुछ टर्मिनोलॉजी समझेंगे? इसको इंडिकेट करते हैं एफ फ्रॉम ए टू बी, वेयर इस ए को हम लोग कहते हैं डोमेन, इस बी को कहते हैं कोडोमेन, ठीक है? फिर दूसरा चीज, हाँ एक रेंज भी होगा, उसको भी बताएंगे, ध्यान से देखना सब। जैसे कि हम लोग देखो इसको इन जनरल इंडिकेट किया जाता है y इक्वल टू एफ एक्स से, ठीक है? तो इसमें क्या होता है कि ये x जो है वो हमारा इनपुट होता है, ठीक है? और इस y को हम लोग कहते हैं आउटपुट। जैसे जैसे x हम चेंज करेंगे वैसे वैसे हमारा y भी चेंज होता चलेगा। इसको एक और नाम से इसको कहा जाता है इंडिपेंडेंट वेरिएबल, और ये सेकंड वाला हो जाएगा डिपेंडेंट वेरिएबल, ठीक है? ये दो, तो हम लोग क्या बोल रहे थे कि x को हम लोग इंडिपेंडेंट वेरिएबल कंसीडर करेंगे और y को डिपेंडेंट वेरिएबल, ठीक है? इसका मीनिंग क्या हो रहा है कि x जैसे जैसे आप चेंज करोगे y भी उसी तरह से चेंज होता चलेगा। अब होगा क्या कि कोई चूंकि हम लोग शुरू में ही बोल रहे हैं कि फंक्शन अपने आप में एक रूल है जो कि a के एलिमेंट को b के साथ एसोसिएट करेगा, ठीक है? तब रूल है तो फिर किस तरह का रूल रहेगा, वो इस तरह से रहेगा, y इक्वल टू सपोज करो तुमको कहीं पर दे दिया गया है 2x, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर, या फिर हो सकता है y इक्वल टू 1/x+1, कुछ इस तरह से रूल डिफाइन किया हुआ रहेगा, ठीक है? अब हर एक चीज़ का अब देखते हैं आगे, कुछ एग्जांपल से हम लोग समझेंगे इसको। सपोज करो कि f कोई सेट a टू b में हम फंक्शन डिफाइन कर रहे हैं, जहां पर हम लोग a को सपोज करो डिफाइन करते हैं कुछ इस तरह से 1 2 3 4 के साथ, ठीक है?
और बी सपोज करो कुछ इस तरह से डिफाइन कर रहे हैं, 4 7 6 9 8 एंड मान लो 1, कुछ इस तरह से दे दिए, ठीक है। और रूल हम लोग कुछ इस तरह से बता रहे हैं कि एफ एक्स जो है वो 2x के इक्वल है, ठीक है। तो अब इसका यूज करेंगे यहाँ पर, कैसे काम करना होगा, देखो ये जो डोमेन पार्ट है इसी से ही एलिमेंट चूज करना है और x के जगह पर पुट करना होगा। तो सबसे पहले x इक्वल टू 1 लेके देखिए, ये अटक का है, तो f ऑफ 1 कितना आ जाएगा, 2 इंटू 1, दिस इज इक्वल टू 2 हो जाएगा। उसी तरह से x इक्वल टू अगर हम 2 लेकर के देखें तो f ऑफ 2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2 इंटू 2, दिस इज इक्वल टू 4। अगेन x इक्वल टू अगर 3 लेकर के देख रहे हैं तो यहाँ पर f ऑफ 3 हमारे पास 2 इंटू 3, दिस इज इक्वल टू 6 बनेगा। अगेन x इक्वल टू अगर 4 लेकर देखें तो f ऑफ 4 हमारे पास कितना आ गया, 2 इंटू 4, दिस इज इक्वल टू 8, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि अगर इसको सेट वाइज हम इसको इंडिकेट करने का कोशिश करें तो हम लोग कुछ ये मिल रहा होगा, 1 2 3 4, फिर यहाँ से है 1 4 6 7 9 8, तो 1 कनेक्ट हो गया। अच्छा 2 यहाँ पर नहीं है, 2 को इंट्रोड्यूस कर दो इसमें ताकि बन जाए। यहाँ 1, यहाँ 2, यहाँ 4, तो ये 1 हमारे 2 के साथ कनेक्ट हो गया, ये 2 4 के साथ कनेक्ट हो गया, 3 जो है वो 6 के साथ ऐड कनेक्ट हो चुका है, और जो 4 है वो हमारे इस 8 के साथ कनेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि सेट ए है, सेट बी है, एसोसिएशन बिल्कुल यूनिक तरीके से हो रहा है कि हर एलिमेंट एक ही के साथ कनेक्ट हो रहा है, और यहाँ डोमेन का कोई भी एलिमेंट ऐसा नहीं है जो यहाँ से जिसका कुछ हमको कनेक्शन नहीं मिल रहा है, ठीक है। तो इस तरह से हम कहेंगे कि दिस इज ए फंक्शन, ये अपने आप में एक फंक्शन हो गया, कहाँ से कहाँ तक, फ्रॉम ए टू बी में। क्लियर है ये, चलो देखो आगे। अब यहाँ पर एक चीज़ नोटिस करना कि y इक्वल टू जब हम लोग एफ एक्स लिख रहे थे तो ये x जो था और इस y को हम लोग इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट वेरिएबल बोल चुके थे लेकिन फंक्शन के रिस्पेक्ट में इसका कुछ दूसरा नाम भी है, देखो फ्रॉम ए टू बी अगर मान लो डिफाइन कर लेते हैं तो क्या होगा कि देखो दिस y इज कॉल्ड इमेज ऑफ x and this x is called pre-image of y, ठीक है, इस तरह से। तो जैसे कि अभी हम लोग कुछ जो आउटपुट आएगा वो इमेज हो जाएगा, जो इनपुट है वो प्री इमेज कहलाएगा, ठीक है। जैसे अगर मान लो कि हम लोग इस तरह का कुछ सेट ले लेते हैं, ए में मान लो 1 2 3 कर लिए, और बी वाले सेट में मान लेते हैं हम कुछ ये ले लेते हैं 4 2 1 9 एंड 6, और सपोज करो मैपिंग ये डिफाइन कर रहे हैं y इक्वल टू एक्स स्क्वायर, ठीक है, ये हमारा मैपिंग डिफाइन हो रहा है। तो अब इसके हेल्प से देखो जब x की वैल्यू हम 1 रख रहे हैं तो y कितना आ रहा है 1, x की वैल्यू अगर 2 रखें तो y की वैल्यू हमारे पास 4 आ जाएगी, और x की वैल्यू जब हम 3 रखेंगे तो y की वैल्यू कुछ 9 आ जाएगी, ठीक है। तो इस यहाँ पर हम लोग ये कहेंगे कि दिस 1 इज इमेज ऑफ 1, ठीक है।
ये वाला जो वन है, ये वन इस वन का इमेज है। फिर उसी तरह से इस फोर को कहेंगे दिस फोर इज इमेज ऑफ टू, एंड नेक्स्ट दिस नाइन इज इमेज ऑफ दिस थ्री। ओके, क्लियर है? ठीक है। अब आगे देखना, यहाँ पर हम लोग देखेंगे नेक्स्ट में रेंज। रेंज ऑफ फंक्शन, ये क्या चीज होता है? दिस इज द कलेक्शन ऑफ इमेजेस, सेट ऑफ इमेज ऑफ इमेजेस अंडर द फंक्शन। जो भी फंक्शन दिया रहेगा उसके अंडर में जो भी इमेजेस आएंगे उनका पूरा कलेक्शन कर लेंगे। जैसे पीछे वाला जो फंक्शन हम लोग लिए, इसमें इमेज क्या क्या आ रहा था, 1 4 एंड 9। तो इसके हेल्प से यहाँ पर अगर हमको पूछा जाता है कि रेंज ऑफ एफ क्या आएगा, दिस रेंज ऑफ एफ इज नथिंग बट 1 4 एंड 9। ठीक है, तो बस ये हो जाएगा। देखो रेंज में क्या करना होता है कि जो इमेज आता है ना, वही इमेज का पूरा कलेक्शन कर लेना होता है। जैसे वो यहाँ पर इमेज में क्या आया, 1 4 9 आ रहा है, तो रेंज ऑफ एफ भी यही हो जाएगा, 1 4 एंड 9। ओके। दूसरा चीज यहाँ ध्यान रखना कि जो हम लोग का रेंज ऑफ एफ रहेगा, रेंज ऑफ द फंक्शन इज ए सबसेट ऑफ कोडोमेन। ठीक है, कोडोमेन का वो सबसेट हो जाएगा। जैसे देखो इसी, ये पीछे वाला जो फंक्शन हम लोग यूज किए थे, इसमें हमारा डोमेन ए था, कोडोमेन बी है। ठीक है, पहले हम इसको कॉपी कर लेते हैं, फिर यहाँ दिखा बताते हैं। देखो, और रेंज में आया हुआ था हमारे पास 1 4 9। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग देख सकते हैं जो रेंज है, ये रेंज इट इज ए सबसेट ऑफ दिस बी, कोडोमेन का सबसेट हो रहा है कि नहीं? वेरीफाई करो एक बार। देखो, रिलेशन और फंक्शन में अपने आप में एक छोटा सा डिफरेंस होता है। ठीक है, रिलेशन में हम लोग ये देख रहे थे कि एक ही एलिमेंट है, वो दो तीन एलिमेंट के साथ आसानी से कनेक्ट हो सकता था। ए जो है वो बी के साथ भी कनेक्ट हो गया, ए जो है सी के साथ भी कनेक्ट हो गया, ए डी के साथ भी कनेक्ट हो गया। लेकिन जहाँ फंक्शन की बात करेंगे, तो फंक्शन के केस में क्या होगा कि ए का कनेक्शन किसी एक के साथ ही हो सकता है। ए इज कनेक्टेड टू बी, या फिर सी या फिर डी, किसी एक के साथ ही होगा। कभी ऐसा नहीं होगा कि ए जो है वो सभी के साथ कनेक्ट हो जाए। ये एक बेसिक डिफरेंस है दोनों के बीच में। ठीक है, फिर एक और चीज ध्यान रखना कि एवरी फंक्शन इज ए रिलेशन। हर एक फंक्शन जो है, एवरी फंक्शन इज ए रिलेशन, बट कन्वर्स नीड नॉट बी ट्रू। या हाँ, ठीक है। अब उसी के अकॉर्डिंग देखो, यहाँ से क्वेश्चन जो आ रहा है, इसको आइडेंटिफाई करना है। जैसे ये देखो, फोर्थ नंबर जो सेट दिया गया है,
4 नंबर में क्वेश्चन आ रहा है, एक्स है और वाई है, ठीक है, एफ बना करके तुमको दे दिया गया है उसी फॉर्म में। तो इसका मीनिंग क्या हो रहा है कि 1 5 पेयर वाइज जब लिखा हुआ है तो इट मीन्स, ये ऑन का नहीं हुआ, 1 5 से कनेक्ट हो चुका है, 2 9 से कनेक्ट है, 3 4 से कनेक्ट है, 4 5 से कनेक्ट है, एंड 2 11 से कनेक्ट है। तो डायग्राम बना करके एक बार चेक करो कि क्या ये एफ जो है फंक्शन बन रहा है। नहीं बनेगा, एक मिनट, रिपीट हो गया है इसमें। हम्म, क्या हो गया, यहाँ पर देखो कि हम अगर डायग्राम बनाना शुरू करें तो कुछ इस तरह से दिख रहा होगा, 1 2, या फिर बिना डायग्राम बनाए भी हम लोग इसको देख सकते हैं सिंपल तरीके से। देखो ये 2 9 देखना और 2 11 देखो, 2 जो है वो 9 के साथ भी कनेक्ट हो गया और ये 2 11 के साथ भी कनेक्ट हो गया। तो यहाँ पर से हम इसको रिलेशन जरूर कह देंगे, दिस इज ए रिलेशन, बट इस ये फंक्शन नहीं है, ठीक है। तो इस तरह से ये हमारा रिलेशन जरूर बन सकता है बट इट इज नॉट ए फंक्शन। क्लियर है? अच्छा, मान लो इसको हमको रिलेशन फंक्शन बनाना है तो फिर हमको क्या करना चाहिए? हम्म, सेम ही हो जाएगा। तो इसका एक ही तरीका हो रहा है कि या तो हम 2 9 को रखें या फिर 2 11 को रखें, दो में से किसी एक को तो हटाना ही होगा, तभी जाकर ये प्रॉपर फंक्शन बन सकता है। ओके, नेक्स्ट, फिफ्थ नंबर में चेक करना है तुमको। इसका ये देखो, यहाँ पर x दे दिया गया है, x टू r कर रहे हैं, फंक्शन इस तरह से डिफाइन किया गया है। तुम लोग रेंज फाइंड करके बताओ कि रेंज क्या आएगा। यहाँ से हमारे पास क्या क्या आया, एक तो जीरो दिख रहा है, हाँ, जीरो है, वन है, 28, फिर 7 4 4, और नहीं नहीं 730 था ना, 730 था, और 7 7 3 4 4, ये आया होगा, ठीक है। तो इस तरह से ये हो गया, ठीक है। नेक्स्ट, फिर वैसे ही आइडेंटिफाई ही करना है शायद। वो देखो, हाँ, यहाँ पर जो ये देखो, एफ फ्रॉम कहाँ से कहाँ बोल रहा है, एक्स टू आर, ये आर इंडिकेट कर रहा है सेट ऑफ रियल नंबर्स, ठीक है। तो को डोमेन वाले पार्ट में एलिमेंट बच जाते हैं तो उससे कोई प्रॉब्लम नहीं होता है। हमको तो सिर्फ ये डोमेन पार्ट से मतलब था कि डोमेन का हर एक एलिमेंट का हमको इधर इमेज मिलना चाहिए था, ठीक है। तो वो जो हमको मिल गया एक एक करके, ठीक है। अगर इधर से कोई एक एलिमेंट छूट जाता, कोई एक एलिमेंट का इमेज नहीं मिलता, तो उस केस में हम कहते कि नहीं ये फंक्शन नहीं बन सकता है। लेकिन ये सारे एलिमेंट का इमेज भी मिल गया
और एक बिल्कुल यूनिक तरीके से मिल रहा है। दैट्स व्हाई इट इज ए फंक्शन, और हम लोगों को इसका रेंज भी मिल गया। ओके, नेक्स्ट। हाँ, एफ इज ए फंक्शन फ्रॉम एक्स टू आर, फंक्शन फ्रॉम सेट एक्स टू सेट आर। आर कहने का मतलब हो रहा है रियल नंबर्स, ठीक है। बस यही बोला जाए, जैसे रिलेशन में बोलते थे ना, रिलेशन फ्रॉम ए टू बी, तो यहाँ फंक्शन फ्रॉम ए टू बी। हाँ, वो उसका रूल है, उस वो रूल दिया गया है, उस रूल के अकॉर्डिंग ही एसोसिएशन हमको करना है। रिलेशन में हम लोग सिर्फ एक रिलेशन क्रिएट करते थे ना, कि ये वाला इसके साथ अगर इस तरह से रूल को फॉलो होल्ड करे तो बोलेंगे रिलेट हो गया। लेकिन फंक्शन में क्या है कि एक स्पेसिफिक रूल दिया जाएगा कि इसके अकॉर्डिंग अगर कोई एलिमेंट कनेक्ट हो रहा है तब तो ओके है, अदरवाइज नहीं कर सकते हैं, ठीक है। हम्म। 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 तो y एक्चुअली देखो, y है एफ एक्स, ये एफ एक्स, इस एफ एक्स को ही y कहा जाता है। ओके। हम्म। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन चेक करो, 6 नंबर। इसमें वही बात बोला गया है कि फंक्शन तुमको चेक करना है ए टू बी में कौन सा वाला होगा कौन सा नहीं होगा। नंबर 3, 1, 0, -1, ठीक है, ठीक ठीक, ये तो हो गया। फर्स्ट वाला इसलिए नहीं होगा क्योंकि -1 2 बार रिपीट कर गया, ये खत्म। थर्ड वाला इसलिए नहीं होगा कि 0, 1, 2 का तो इमेज मिल रहा है, बट -1 यहाँ छूट गया, ये भी नहीं होगा, ठीक है। ओके, बाकी यहाँ से तो क्वेश्चन बन जाएगा। चलो, अच्छी बात है। इसको फाइंड करके देखो तो एक बार। 12 नंबर, एफ एक्स बता दिया गया है एक्स क्यूब में, ठीक है। रूल दिया गया है कि एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स क्यूब, देन तुमको ये वाले चीज को इवेलुएट करना है। T1 देखते हैं। एफ ऑफ 5 कितना आया, 5, 5, 5, 1, 2, 5 आया होगा, और ये 1 हो गया और इधर से 4 हो गया, तो यहाँ से बना 1, 2, 4 डिवाइडेड बाय 4, 31, करेक्ट है। हम्म। नेक्स्ट 14 नंबर को एक बार चेक करो तो ए तुमको दिया गया है, और एफ एक्स हाइएस्ट प्राइम फैक्टर ऑफ एक्स बोला गया है, ठीक है। मैंने जो भी एलिमेंट रहेगा, जैसे यहाँ पर 12 दिया गया है, इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो 2 × 2 × 3 आएगा, ठीक है। तो हाईएस्ट प्राइम फैक्टर, तो प्राइम नंबर तो 2 भी है और 3 भी है, तो लेकिन हाईएस्ट कौन हो गया, 3, तो वही आउटपुट हो जाएगा, ठीक है। वैसे ही करके इसको पूरा निकालो और चेक करके बताओ कि क्या होगा रेंज। हम्म। हाँ, रेंज ऑफ एफ, ये, अच्छा, रेंज एफ एफ ऐसे करो, और जो एंट्री आ रहा है बस उसको वहां पर लिख दो,
जिसमें देख लेना किसी में रिपीट भी कर सकता है, ठीक है। तो रिपीट करेगा तो रिपीटेड टर्म्स एक ही बार लिखे जाएंगे। 2 3 13 5 17 यही आया होगा ना। ओ हाँ, 7 भी है, ठीक। करेक्ट। चलो अच्छी बात है, ये तो हो गया। यहाँ पर तो फंक्शन ही दिया है। अच्छा, इसमें लेकिन वो नहीं बताया अब तुम लोग को। हम तो ठीक है, तो फिर बाद उसको बताते हैं। चलो देखो, देखो अब यहाँ पर हम लोग कुछ स्पेसिफिक चीज देखेंगे। रेंज तो समझ में आ गया, लेकिन डोमेन डिसाइड करना होता है बहुत बार। कैसे हम लोग डोमेन को डिसाइड करेंगे? ऐसा करो, मीटिंग को एंड कर दो, ठीक है। फिर एक न्यू मीटिंग जनरेट करते हैं, फिर ज्वाइन करना उसमें। तो हो ही नहीं रहा है। तुम ही लोग जनरेट करो और हमको भेज देना, ठीक है। देखो नेक्स्ट में अब हम लोग क्या करना होगा कि डोमेन हम लोग को ढूंढना पड़ता है, ठीक है। रेंज तो हम लोग ढूंढ लेते हैं, समझ में आ रहा है, लेकिन हम डोमेन कैसे चेक करेंगे उस चीज को देखना होगा। तो देखो, कोडोमेन वो गिवन रहेगा, या फिर कोडोमेन से कोई प्रॉब्लम नहीं है, डोमेन के जैसा ही वो कोडोमेन भी रहेगा। स्पेसिफिक जो क्वेश्चन बनता है उसमें डोमेन को चेक करने वाला क्वेश्चन बनता है, और क्या कहें, ये तुम्हारा रेंज चेक करने वाला क्वेश्चन बनेगा। तो कोडोमेन को देखो, पहला चीज तो ध्यान रखना कि जब भी फंक्शन हम लोग बनाते हैं फ्रॉम ए टू बी में, तो ये फंक्शन जो होता है दिस इज ये डिफाइंड होना चाहिए ऑन डोमेन, ठीक है। डोमेन पे हमेशा ये डिफाइंड होगा। तो डिफाइंड होने का मतलब क्या है कि सेट ए का कोई भी एलिमेंट चूज करें, उसका कोई ना कोई आउटपुट हमको मिलना चाहिए, ठीक है। अब जैसे सपोज करो कि हम ले लेते हैं फंक्शन रियल नंबर टू रियल नंबर एंड एफ एक्स इज डिफाइंड एज 2x।
तो यहाँ से देखो कि यहाँ बोल क्या रहा है कि x आप कहाँ से ले रहे हो, डोमेन वाले रियल नंबर से, डोमेन पार्ट से, ठीक है। और जो भी x लेते हो उसका इमेज क्या मिल रहा है, 2x। इट मीन्स ये एग्जैक्टली पूरी तरह से डिफाइंड है, ठीक है, क्योंकि हमको यहाँ कोई डिस्टरबेंस नहीं दिख रहा है कि 2x हम क्रिएट कर सकते हैं। किसी भी रियल नंबर को 2 टाइम्स ऑपरेट मल्टी 2 से मल्टीप्लाई कर दो, ऑटोमेटिक एक नया नंबर मिलेगा और उसमें कोई दिक्कत भी नहीं है, वो भी अपने आप में एक रियल नंबर ही होगा, ठीक है। डिफाइंड होने का मतलब यही है कि इनपुट जब भी हम डालें तो आउटपुट जो हमारा मिलेगा, किधर चला गया मेरा मार्कर, आउटपुट जो भी आएगा वो आउटपुट उस पर्टिकुलर कोड डोमेन में बिलोंग करना चाहिए, ठीक है। तो कोड डोमेन हमारा रियल नंबर था तो इसमें बिलोंग कर गया। लेकिन अगर इसी तरह से एक दूसरा फंक्शन इस तरह से देखें, एफ एक्स इक्वल टू सपोज करो 1/x, तो देखो अगर x कोई नॉन जीरो नंबर है तब तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, फॉर एनी नॉन जीरो नंबर वी कैन गेट 1/x एंड दिस इज डिफाइंड, ये अपने आप में डिफाइन हो चुका है, ये रियल नंबर बनेगा बनेगा। बट अगर सिचुएशन को ध्यान से देखें कि x की वैल्यू अगर हम जीरो कर देते हैं तब तो ये डिफाइन नहीं हो सकता है, 1/0 हो जाएगा और ये चीज हम डिफाइन नहीं कर पाएंगे क्योंकि 1/0 इज नॉट ए रियल नंबर, ये चीज ये रियल नंबर नहीं है। दैट्स वाई कहेंगे कि ये वाला जो फंक्शन है इस पर्टिकुलर डोमेन पे डिफाइन नहीं होगा, ठीक है, समझ में आया? ओके। तो अब इसको डिफाइन कैसे करेंगे, यहाँ देखना, अभी हमने फंक्शन को बनाया था R to R और रूल हमने ये एस्टेब्लिश करके दिया 1/x, ठीक है। तो बट यहाँ पर लिखना होगा कि बट at x equal to 0 this fx does not belongs to R and this fx is not defined at x equal to 0 so it is not a function, ठीक है। तो फिर बेसिकली क्या करेंगे, हम फंक्शन बनाना चाहते हैं तो एक काम कर लो कि R में से 0 को हटा दो एंड देन कोडोमेन को वही रहने दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो इस केस में अब ये फंक्शन हमारा पूरी तरह से डिफाइंड हो चुका। तो इस बार देखो डोमेन हमारा क्या आ गया, डोमेन इज R माइनस सिंगलटन 0, ठीक है। R में से हमने रियल 0 को हटा दिया था, क्लियर हो गया? ओके, नेक्स्ट। अब देखो नॉर्मली हम लोग के पास फंक्शन को कुछ इस तरह से दिया जाएगा, एफ एक्स इक्वल टू सी एक्स अपॉन एच एक्स के फॉर्म में, ठीक है। ये रैशनल फंक्शन भी हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है, एफ बाई जी बाई एच के फॉर्म में देंगे। देन दिस एफ इज नॉट डिफाइंड एट सच एक्स वेयर g ऑफ x इज इक्वल टू 0, उन x के ऊपर वो डिफाइन नहीं हो सकता है जहां पर gx की वैल्यू, सॉरी gx करें hx होना चाहिए, जहां पर hx की वैल्यू 0 हो जाती है, ठीक है। जैसे देखो एफ एक्स सपोज करो कि हम लेके चलते हैं एक्स स्क्वायर प्लस वन होल डिवाइडेड बाय एक्स माइनस वन इंटू एक्स प्लस वन, ऐसे कुछ कर रहे हैं, ठीक है। अब हमको चेक करना है कि इस फंक्शन का डोमेन क्या होगा। तो पहला चीज तो समझ में आ रहा है कि ये फंक्शन जो है कि कहाँ पर डिफाइन नहीं हो सकता है, जब हमारा x माइनस वन जीरो हो जाए तो डिफाइन नहीं हो सकता है, दूसरा x प्लस वन जब जीरो हो जाए तो डिफाइन नहीं हो सकता है। तो फिर यहाँ से क्या पॉइंट मिल रहा है, x इक्वल टू वन पे डिफाइन नहीं होगा और इस जगह से डिफाइन पता चल रहा है x इक्वल टू माइनस वन पे डिफाइन नहीं होगा। इट मीन्स जो हमारा डोमेन बनना चाहिए, डोमेन हो जाएगा पूरे रियल नंबर में से अगर इस वन और माइनस वन को हटा दे तो ऑटोमेटिकली पूरा फंक्शन फिर से डिफाइंड हो जाएगा, ठीक है। तो इसलिए हमारा डोमेन ये बनेगा, क्लियर है ये चीज? नेक्स्ट चलो इस फंक्शन को बताओ, एफ एक्स इक्वल टू कुछ ये दिया हुआ है एक्स स्क्वायर 2x प्लस वन डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर 5x
प्लस 6 ये दिया हुआ है। अब तुमको इसका डोमेन चेक करना है, व्हाट इज द डोमेन। इसको इक्वेट कर दो तो एक्स स्क्वायर यहाँ से 3x माइनस 2x प्लस 6 इक्वल टू 0। तो यहाँ से क्या पता चल रहा है, x इंटू एक्स माइनस थ्री, और यहाँ से 2 कॉमन किए तो x माइनस थ्री इक्वल टू 0। इट मीन्स x माइनस टू और x माइनस थ्री इक्वल टू 0। तो यहाँ से x की वैल्यू 2 हो गई और 3 हो गई। तो यही दो पॉइंट होंगे जहां पर फंक्शन डिफाइन नहीं करेगा। तो सिंपल सा करना क्या है कि R में से इस 2 और इस 3 को हटा दो, हमारा डोमेन आ चुका। ओके, देखो अब इसके बाद हम लोग साइन कॉस को देखते हैं, कहाँ कहाँ पर ये जीरो होगा। पहला चीज साइन थीटा इक्वल टू अगर जीरो होता है तो थीटा की वैल्यू हमेशा ध्यान रखना है एन पाई होगा, और एन हमारा कोई इंटीजर वैल्यू रहेगा, ठीक है, प्लस माइनस एनीथिंग एल्स। उसी तरह से अगर हम कॉस थीटा की बात करें, कॉस थीटा इक्वल टू जीरो करना है तो थीटा की वैल्यू पाई बाय टू के ऑड मल्टीपल में आता है, यानी कि 2n-1 पाई बाय टू। यहाँ पर भी वही होगा कि एन आपका इंटीजर वैल्यू बिलोंग करेगा, इंटीजर ही बनेगा, ठीक है। फिर अगर हम tan की बात करें तो tan थीटा क्या होता है, बेसिकली साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा होता है, ठीक है। तो ये जीरो कब होगा, ये जीरो तभी हो सकता है जब हमारा साइन का वैल्यू जीरो हो जाए, ठीक है। तो इससे क्या पता चल रहा है, जब थीटा का वैल्यू आपकी एन पाई के इक्वल हो जाए तो उस केस में हम कहेंगे कि tan का वैल्यू जीरो हो जाएगा। क्लियर है ये चीज। -1, ठीक है। उसी तरह से जब हम कॉट थीटा को अगर चेक करें तो कॉट थीटा होता है कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। तो ये जीरो कब होगा, जब हमारा ऊपर वाला कॉस थीटा जीरो हो जाए। तो इस केस में थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी, 2n-1 पाई बाय टू फॉर ऑल n बिलोंग्स टू इंटीजर। पहले से बना हुआ है। नहीं नहीं, फॉर्मूला ही यूज करना है तुमको। यहाँ पर देखो n का वैल्यू 1 2 3, जैसे फर्स्ट वाले पार्ट में देखो साइन वाले में n का वैल्यू 1 रखेंगे, साइन पाई आएगा, साइन पाई का वैल्यू जीरो होगा। 2 पाई करेंगे फिर से जीरो हो जाएगा, 3 पाई करेंगे ऑलवेज जीरो होगा। मीन्स क्या हो रहा है कि आप n का वैल्यू कुछ भी रखो या कोई भी इंटीजर वैल्यू रखो, ये जीरो ही होगा। सेम इसी तरह से यहाँ भी होगा। नेक्स्ट, जीरो क्यों होगा, कि साइन का वैल्यू उसमें एक्चुअली जीरो होता है। इसका ग्राफ अगर देखा जाए, ग्राफ को प्लॉट करेंगे तो साइन का ग्राफ कुछ इस तरह से रन करता है, ऐसे। तो जहां जहां पर एक्स एक्सिस को टच कर रहा है ना, यहाँ पर देखो ये पॉइंट हो गया जीरो, इस पॉइंट को कहेंगे यहाँ पाई हो गया, हो जाता है, और ये वाला होता है 2 पाई, ठीक है। तो पाई इस जगह पे ग्राफ अगर टच कर रहा है तो यहाँ पर वाई कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, जीरो। तो इसीलिए यहाँ पर वैल्यू जीरो रखी जाती है। तो अभी उतना मत सोचो सिर्फ। हाँ बोलो। हाँ, मैंने एन पाई वैल्यू पर हमेशा थीटा साइन का वैल्यू जीरो होता है। इसको याद करना होगा, ये क्या कहें, जैसे साइन 90 डिग्री इक्वल टू 1 हम लोग लिखते हैं ना, साइन पाई बाय टू के। हाँ, कोई भी वैल्यू नहीं, एन का वैल्यू इंटीजर होना चाहिए, +-1 +-2 जीरो ये सब होना चाहिए। फ्रैक्शन वाला नंबर लेंगे तो फिर चांसेस नहीं है कि जीरो हो जाएगा। ओके, हाँ वो जीरो ही आएगा। अगर हम एन पाई लेके चल रहे हैं तो ऑलवेज जीरो आएगा। ये सॉरी, हाँ एन इंटीजर होना चाहिए बस। कॉस वाले केस में पाई बाय टू का ऑड मल्टीपल, यानी कि पाई बाय टू हो गया, फिर उसका अनदर ऑड मल्टीपल क्या आएगा, 3 पाई बाय टू। एन की वैल्यू 2 पुट करो तो 3 मिलेगा। थोड़ा सा इसको रुको, इधर कर देते हैं, समझ में आ जाएगी। लिखना
एन का वैल्यू अगर हम 1 पुट करते हैं, चाहे 0 पुट करो, सबसे पहले इंटीजर इंटीजर की बात कर रहे हैं तो 0 पुट कर सकते हैं। 0 पुट करेंगे तो थीटा का वैल्यू क्या आएगा, -π/2 आ जाएगा। तो यहाँ पर वैल्यू, यहाँ पर कॉस π/2 की जो -π/2 की वैल्यू 0 हो जाएगी। उसी तरह से एन की वैल्यू, बेसिकली ये प्लस होता है, पहले तो प्लस भी कहीं मिलेगा, कभी माइनस भी मिलेगा, तो प्लस ही यूज करके बनाओ, वही सही है। एन का वैल्यू अगर 1 पुट कर दें तो थीटा का वैल्यू देखो 3π/2 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर भी हम बोलेंगे cos 3π/2 इज इक्वल टू 0। सेम इसी तरह से नेगेटिव नंबर अगर हम लेके देखें, नेगेटिव इंटीजर, तो उस केस में भी हमको ये 0 ही मिलेगा। ठीक है, क्लियर है ये चीज, इसको याद करना पड़ेगा। हाँ प्लस है, प्लस है, प्लस ले रहे हैं। हाँ, उसको चेक ही करना होगा, हम बताएंगे अभी कैसे चेक किया जाता है। फिर देखो टेन वाले केस में टेन, हाँ जीरो निकालने के लिए ही ये यूज होगा फिर। ठीक है, अभी देखो टेन का बात कर रहे हैं, तो टेन थीटा जो है वो साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा होता है, ये तो हम लोग जान रहे हैं। ठीक है, अब टेन थीटा जीरो कब होगा, टेन थीटा जीरो तभी हो सकता है जब ये साइन थीटा वाला पार्ट जीरो हो जाए। तो साइन थीटा का जीरो होने का चांसेस कब है, जब थीटा का वैल्यू एन पाई कर देंगे, है ना। अब अगर मान लो हम कहते हैं कि cos थीटा को जीरो कर दें, तो cos थीटा को जीरो किए तो फंक्शन ही डिफाइन नहीं करेगा, फिर तो tan डिफाइन ही नहीं हो सकता है ना। इसीलिए बोले कि थीटा का वैल्यू, tan थीटा इक्वल टू जीरो तब होगा जब थीटा का वैल्यू n पाई हो जाए। सेम एज cot थीटा के केस में अगर देखें, तो यहाँ पर देखो हम लोग ये देख रहे हैं कि cot थीटा इक्वल टू cos थीटा अपॉन sin थीटा। तो cos का वैल्यू जब जीरो होगा तब हम बोलेंगे कि हमारा cot का वैल्यू जीरो हो जाएगा। तो इसका थीटा का वैल्यू कितना होना चाहिए, 2n+1 π/2, π/2 के ऑड मल्टीपल में। ओके, हाँ हम बता रहे हैं, अब देखो क्वेश्चन इसी से, जैसे सपोज करो कि एफ ऑफ एक्स हम बना के दिए हुए हैं, ये सिंपल सा वाला देते हैं, 1/sin x दिया हुआ है। ठीक है, हमको चेक करना है कि इसका डोमेन क्या होगा। तो डोमेन इट्स अ वेरी इजी टास्क है, कि हम लोग सिंपल सा देखेंगे कि ये sin x कहाँ पे जीरो होगा। तो अभी अभी तो देखें कि sin x की वैल्यू अगर हम जीरो करते हैं तो x क्या हो जाएगा, n पाई के बराबर हो जाएगा। n कहाँ से आना चाहिए, इंटीजर से आना चाहिए। तो यहाँ पर हम लोग डोमेन लिखेंगे, पूरे रियल नंबर में से ऐसे x को हटा दीजिए जिसकी वैल्यू n पाई के इक्वल है, और n जो है वो आपका इंटीजर से आ रहा है। बस ये हमारा डोमेन बन जाएगा कि 1/x क्या होता है, cosec x। तो cosec x का डोमेन ये बन जाएगा। ठीक है, फिर उसी तरह से देखो एफ एक्स इक्वल टू सपोज करो 1 बाय, चलो मान लो sec x दे दिए, तुम लोग इसको चेक करके बताओ। sec x, ठीक है, sec x यानी कि 1/cos x। तो अब इसका तुम लोग एक बार डोमेन को चेक करके बताना। तो यहाँ से हम लोग देख रहे हैं कि cos x की वैल्यू जब जीरो हो रही है तो x का वैल्यू हमारे पास आ रहा है 2n+1 π/2, n की वैल्यू इंटीजर हो गई। तो यहाँ से डोमेन हमारे पास आ गया r में से, इस वाले पार्ट को हटा देते हैं। ठीक है, तो ये हो जाएगा। अब इसी तरह से, अब देखो अभी हम मिक्स कर रहे हैं क्वेश्चंस को। ठीक है, तो एफ एक्स इक्वल टू सपोज करो दिया गया है x² + 1 अपॉन x-3 इंटू साइन एक्स, ऐसे कुछ किया हुआ है। ठीक है, तो अब इसमें हम लोग को देखना होगा कि कहाँ इसका डोमेन क्या बनना चाहिए। तो फिर हम लोग देखेंगे क्या कि नीचे वाला जो फंक्शन है वो कहाँ कहाँ पर जीरो हो सकता है।
एक तो x माइनस थ्री इक्वल टू जीरो करें तो यहाँ से x की वैल्यू थ्री आ रही है। फिर दूसरा मैं ये x, अगर साइन x को अगर जीरो कर रहे हैं तो x का वैल्यू n पाई आ रहा है। ठीक है, तो बेसिकली हमारा डोमेन R में से ये सिंगलटन थ्री को हटाओ और यूनियन करते हुए ये साइन x का जो n पाई वाला पार्ट आ रहा है इसको लिख देते हैं n पाई वेयर n बिलोंग्स टू इंटीजर, इस तरह से। ठीक है, तो यूनियन में रखोगे जहां जहां, जब भी इस तरह का अलग अलग नंबर आना शुरू हो जाएगा ना तो उस केस में इसको यूनियन कर देना है, इसी में मिक्स नहीं करना है। एक अलग ये हो गया, एक अलग ये हो गया। ठीक है, देन एफ एक्स इक्वल टू, सपोज करो तुम लोग को दिया जाता है cos x अपॉन साइन एक्स इंटू एक्स स्क्वायर माइनस वन, ऐसे कुछ किए हुए हैं। ठीक है, चेक करके बताना कि इसका डोमेन क्या होगा। तो यहाँ से हमारा जो डोमेन बनेगा आर में से वन एन माइनस वन यूनियन एन पाई वेयर एन बिलोंग्स टू इंटीजर होगा। ठीक है, हम लोग क्रिएट करते हैं हम लोग कि जो आर होता है ना, इसको इन जनरल हम लोग जो बुक पढ़ रहे हैं चाहे एनसीईआरटी हो, तो उसमें तुमको देखने को मिलेगा कि जितना भी स्टैंडर्ड नोटेशंस है सबको बोल्ड लिखा हुआ है। आर को काफी डार्क करके लिखा हुआ था, नेचुरल नंबर को भी काफी डार्क करके लिखा हुआ था। सी को भी देखना, वहां पर कॉम्प्लेक्स नंबर का जो नंबर नोटेशन था वो भी डार्क था, इंटीजर को भी इवन डार्क करके लिखा हुआ था। तो डार्क तो हम लोग कर नहीं सकते हैं, तो उसका एक तरीका यहाँ पर लिखा गया कि अदर जो फॉरेन राइटर्स का इंग्लिश ये स्टैंडर्ड बुक्स है उसमें ये यूज किया जाता है। सेट ऑफ रियल नंबर जब लिखना रहता है तो आर लिख करके इस तरह से एक लाइन ऐसे ड्रॉ कर दी जाती है। तो ये स्टैंडर्ड नोटेशन यूज किया जाता है सेट ऑफ रियल नंबर के लिए। ठीक है, उसी तरह से अगर कॉम्प्लेक्स लिखना है तो कॉम्प्लेक्स में सी होता था और सी यहाँ पर थोड़ा सा कट लगा दिया जाता है या फिर इसको इस पार्ट को डार्क कर देते हैं। तो इससे पता चल जाता है कि ये सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर हो जाएगा। ठीक है, फिर उसी तरह से जब इंटीजर का सेट लिखना होता है तो इंटीजर वाले पार्ट में यहाँ पर इस तरह से लाइनिंग लाइन दे दी जाती है। तो ये पता बता देता है कि सेट ऑफ इंटीजर की बात कर रहे हैं हम लोग। ज्यादातर केस में हम लोग को रियल नंबर वाले में ही थोड़ा सा कंफ्यूजन होता है कि नॉर्मल आर लिख दिया गया है या फिर ये वाला। तो इन जनरल जो भी बुक्स रहेगा या जो भी क्वेश्चन पेपर तुम लोग का आएगा वहां पर बता दिया जाता है कि आप आर मतलब क्या है। नोटेशन वहाँ क्लियरिफाई हो जाएगा, इंस्ट्रक्शन में दे दिया जाएगा या फिर क्वेश्चन की हेडिंग में ही रहेगा कि आर कहने का मतलब सेट ऑफ रियल नंबर। चलो आगे देखो, सपोज करो कि अब फंक्शन को कुछ इस तरह का हम बनाते हैं। ठीक है, यहाँ पर देखना एफ एक्स इज इक्वल टू जी ऑफ वन बाय एक्स, ऐसे करके दिया हुआ है। ठीक है, एफ एक्स जो है वो एक ऐसे फंक्शन के बराबर है जहां पर टर्म्स जो है वन बाय एक्स के जैसे हैं। तो यहाँ पर जैसे कि देखो साइन ऑफ वन बाय एक्स ऐसे किया हुआ है, कंपोज किया हुआ था ये इस तरह से। तो अब हमको देखना है कि इसका डोमेन क्या होगा। तो तुमको बस इतना ध्यान रखना है कि पूरा फंक्शन में कहाँ पर वन बाय एक्स बन रहा है। जहां भी वन बाय एक्स बनेगा तो एक्स की वैल्यू अगर जीरो रख दे तो वन बाय जीरो बनेगा और ये डिफाइन नहीं कर सकते। तो फिर उस केस में हम लोग सिंपली लिखेंगे आर में से इस जीरो को हटा दो, ये हमारा डोमेन बन जाएगा। क्लियर है? हाँ एच एक्स होता था लेकिन यहाँ कंपोज हो गया, साइन के अंदर में ऐसे फंक्शन बन रहा है। वहां पर था कि साइन एक्स आप ऊपर लिख रहे हो और नीचे में इस तरह से एक्स लिख रहे हो। ऐसे रहता तो फिर बोलते कि हाँ इस पे ध्यान देना है। लेकिन यहाँ पर साइन ऑफ वन बाय एक्स बन गया, इसके अंदर में कंपोज हो चुका था। ठीक है, तो कंपोज हो जाएगा तो उस केस में हमको इस अंदर वाले पार्ट को ही ध्यान में रखना है। जैसे देखो एक और क्वेश्चन हम दे रहे हैं, इसमें समझ में आ जाएगा। एफ एक्स इक्वल टू मान लो तुमको दिया जाता है कि एक्स स्क्वायर प्लस वन दिए हुए हैं और दूसरा इस तरह से दे देते हैं साइन ऑफ वन बाय एक्स, ऐसे कुछ करके दिए हुए हैं। ठीक है, हमको चेक करना है इसका डोमेन क्या है। तो पहला चीज तो ध्यान से हमको नीचे वाले फंक्शन पर ही ध्यान रखना है। ठीक है, तो क्योंकि एफ बाय ये किसमें है, जी बाय एच के फॉर्म में है। तो एच की वैल्यू कहाँ पर जीरो हो सकती है, उसी चीज को देखो। तो एच हमारे पास है
साइन ऑफ 1/x। ठीक है, तो साइन ऑफ 1/x दिया हुआ है, तो साइन पहला तो एक तो समझो कि 1/x दिया हुआ है तो x इक्वल टू 0 पॉइंट पे एग्जैक्टली फंक्शन डिफाइन नहीं हो सकता है। दूसरा चीज देखेंगे कि साइन 1/x को अगर जीरो कर देते हैं तो 1/x की वैल्यू किसके बराबर आनी चाहिए, एन पाई के इक्वल होनी चाहिए। तो x की वैल्यू 1/n पाई के इक्वल हो जाएगा। और इस केस में n जो है वो इंटीजर माइनस जीरो को बिलोंग करेगा। ठीक है, तब जा करके अब हम लोग यहाँ पर जो डोमेन लिखेंगे वो डोमेन कुछ ये लिखा जाएगा, आर में से सिंगलटन जीरो हटाना है और ये वाले पार्ट को लिखना है 1/n पाई वेयर n बिलोंग्स टू इंटीजर माइनस जीरो। थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट है लेकिन इसको करना। सपोज करो कि एफ एक्स हमें दिया जाता है x² - 1 साइन 2x दिया गया है। ठीक है, तो अब हमको चेक करना होता है कि इसका डोमेन क्या होगा। तो हम लोग सिर्फ इतना देखेंगे कि साइन 2x की वैल्यू कहाँ जीरो होगी। तो जब हम लिख रहे हैं कि साइन थीटा इक्वल टू जीरो, तो यहाँ से पता चल रहा था कि थीटा इक्वल टू एन पाई। ठीक, लेकिन यहाँ पर तो साइन 2x दिया हुआ है, थीटा की जगह 2x है, इक्वल टू जीरो। तो यहाँ से क्या होगा, 2x इक्वल टू एन पाई। तो फिर पता चला कि x की वैल्यू हमको लिखनी होगी एन पाई बाय टू, एन बिलोंग्स टू इंटीजर। तो फिर यहाँ से डोमेन हम लोग लिखेंगे, दिस डोमेन इज इक्वल टू r माइनस एन पाई बाय टू वेयर n बिलोंग्स टू इंटीजर। ठीक है, तो ये हो जाएगा डोमेन। इसीलिए हम बोल रहे थे कि टू, यहाँ पर ध्यान रखना कि यहाँ क्या लिखा हुआ था। अब नेक्स्ट सपोज करो कि एफ एक्स तुमको दिया गया है कुछ इस तरह से, 1/sin ऑफ 1/x, वही क्वेश्चन है। तो इसमें हमको फिर से वही देखना है कि इसका डोमेन क्या है। तो पहला चीज देखना कि ब्रैकेट के अंदर में अगर 1/x लिखा हुआ है तो ये कहाँ पर जीरो, ये कहाँ पर डिफाइन नहीं हो सकता है, x इक्वल टू जीरो पे डिफाइन नहीं हो सकता है। ठीक है, तो एक पॉइंट हमारा x इक्वल टू जीरो बना। अब दूसरा चीज देखना होगा कि साइन ऑफ 1/x कहाँ पर जीरो होगा। तो जब 1/x की वैल्यू n पाई के इक्वल हो जाए, इट मीन्स x की वैल्यू 1/n पाई होनी चाहिए। बट यहाँ पर देखो हम लोग शुरुआत में से ही लिख रहे थे कि n कहाँ से आना चाहिए था, इंटीजर से आना चाहिए था। बट प्रॉब्लम ये है कि x इक्वल टू जब n पाई लिखेंगे तो n की वैल्यू अगर हम जीरो कर देते हैं तो ये तो अनडिफाइंड हो जाएगा। इसीलिए वहां पर एक काम किया जाएगा कि n की वैल्यू यहाँ पर हम लोग इंटीजर में से जीरो को हटा देते हैं, n बिलोंग्स टू इंटीजर माइनस जीरो। ठीक है, ये काम करना होगा। तो फिर जो डोमेन बनेगा वो आर माइनस सिंगलटन जीरो यूनियन 1/n पाई n बिलोंग्स टू इंटीजर माइनस जीरो बन जाएगा। ठीक है, अभी समझ में आया, करके देखो। एफ एक्स इक्वल टू 1 बाय, सपोज करो दिया जाता है x-1 इंटू साइन 1/2x, ऐसे करके दिए हुए। ठीक है, तो चेक करके बताना कि क्या इसका डोमेन आना चाहिए। देखो इसमें क्या करना होगा कि एक तो समझ में आ रहा है कि x-1 इक्वल टू जीरो की है, तो यहाँ से वैल्यू मिल रही है x इक्वल टू 1। समझ में आ गया कि 1 पे डिफाइन नहीं हो सकता है। अब दूसरा 1/2x है, तो इसमें भी समझ में आ रहा है कि x की वैल्यू अब हम जीरो लेते हैं तो डिफाइन नहीं होगा, तो ये भी एक पॉइंट हुआ। अब तीसरा आ रहा है कि 1/sin ऑफ 1/2x की वैल्यू अगर जीरो हो रही है तो यहाँ से 1/2x इक्वल टू हो जाएगा n पाई। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1/2n पाई। और n कैसे लेना होगा, इंटीजर में से जीरो को हटा करके। तो ये बन गया। अब फिर इस तरह से हम पूरा डोमेन अगर लिख रहे हैं तो पूरा डोमेन R में से 1 0, इसको साथ में ले लो क्योंकि दोनों तो इंटीजर वैल्यू है। ठीक है, और उसके साथ यूनियन कर लेना 1/2n पाई n बिलोंग्स टू इंटीजर माइनस जीरो, ऐसे। ठीक है, अगर तुम लोग ऐसे भी करके रखे हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, सिंगलटन 1 यूनियन सिंगलटन जीरो यूनियन सिंगलटन, ए सॉरी सिंगलटन 2n पाई n बिलोंग्स टू इंटीजर माइनस जीरो। अगर ऐसे में लिखो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन इन जनरल तुम्हारे बुक में या फिर आंसर शीट पे ऐसे ही रहेगा, इस फॉर्म में, फॉर्मेट में।
हाँ, बस वही वही वाला बात है, डिनोमिनेटर में जीरो नहीं होना चाहिए, ये चीज को बस ध्यान में रखना था। ओके। नेक्स्ट, कुछ कुछ फंक्शन ऐसे हैं जो कभी भी जीरो नहीं होते हैं, जैसे देखो, एफ एक्स इक्वल टू ई टू दावर एक्स, ये फंक्शन ई टू दावर एक्स, इसको कभी जीरो नहीं मिलता है। ठीक है, इसका डोमेन भी वही रहेगा, डोमेन भी आर रहता है। रेंज, अच्छा रेंज लेकिन अभी बताया नहीं है वो सब चीज, छोड़ो उसको भी। ये कभी भी जीरो नहीं होगा, इसको ध्यान से रखना है, दिस इज नॉट इक्वल टू जीरो फॉर एनी एक्स, किसी भी एक्स के लिए ये कभी जीरो नहीं होगा। हाँ, लेकिन अगर मान लो ऐसे कंपोज कर दिया जाता है एफ एक्स इक्वल टू ई टू दावर साइन ऑफ वन बाय एक्स, तब इस केस में हमको चेक करना होता है कि ये फंक्शन कहाँ पर डिफाइन हो सकता है, इसका डोमेन क्या होगा। तो इसका डोमेन हम कैसे देखेंगे, यहाँ पर देखना होगा कि फिर वैसे ही देखो ई टू दावर साइन ऑफ वन बाय एक्स किया हुआ है, तो जब वन बाय एक्स दिख रहा है तो ऑब्वियस सी बात है ना कि एक्स की वैल्यू अगर हम जीरो कर दें तब तो ये डिफाइन ही नहीं हो सकता है, और बाकी किसी जगह पर कोई प्रॉब्लम ही नहीं होगा। हाँ सिर्फ, हाँ आर में से सिर्फ जीरो को हटा देना, खत्म। ठीक है, तो इस तरह से। नहीं, पूरा देखने का जरूरत ही नहीं है। देखो ई टू दावर साइन ऑफ वन बाय एक्स है, अब साइन का वैल्यू जीरो हो जाए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन वन बाय एक्स में एक्स को जीरो नहीं होना है। ठीक है, ये चीज को ध्यान रखना था। अगर मान लो साइन का वैल्यू जीरो भी हो जाता है तो ई टू दावर जीरो हो जाएगा, और ई टू दावर जीरो की वैल्यू वन होती है। ठीक है, इसीलिए बोल रहे थे ऐसे। हाँ, लेकिन अगर मान लो ऐसे फंक्शन को डिफाइन कर देता कि ई टू दावर वन बाय साइन ऑफ वन बाय एक्स, ऐसे कुछ रहता, तब उस केस में हमको सब कुछ देखना पड़ता। ई टू दावर वन बाय में आ गया ना, तो वन बाय साइन ऑफ वन बाय एक्स है, तो एक समझ में आ रहा है कि वन बाय एक्स के हेल्प से पता चला कि एक्स की वैल्यू जीरो पे गड़बड़ हुई। दूसरा नंबर वन बाय साइन आ रहा है, तो साइन का वैल्यू जैसे ही जीरो कर देंगे तो दिक्कत होना शुरू हो जाएगा, क्योंकि ई टू दावर वन बाय जीरो इज नॉट डिफाइंड। ठीक है, तो इस केस में हमको इसको देखना पड़ेगा, इस केस में साइन वाले पार्ट को भी देखेंगे, यानी कि हमारा जो डोमेन आएगा आर माइनस जीरो यूनियन वन बाय एन पाई, एन बिलोंग्स टू इंटीजर माइनस जीरो, इस तरह से।